नमस्कार, मैं धीरज चार हूँ। इस वक्त आप 90 डिग्री देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सतपाल पहलवान, जो कि नेल्लोर झज्जर से जिला अध्यक्ष हैं। पिछले कुछ दिनों से जो गोपाल कांडा ने जो बयान रानिया सीट पे जो विधायक हैं अर्जुन चौटाला उनके ऊपर दिया कि मनोहर लाल खट्टर और गोपाल कांडा की मेहरबानी पर हैं रानिया से अर्जुन चौटाला हैं वो चुनाव जीते, जिसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि रोहतक से सांसद हैं, उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इनेलो पर ये आरोप लगाए कि बीजेपी की सरकार बनवाने में इनेलो का हरियाणा में अहम रोल है और उन्होंने पूरे हरियाणा की जनता से और किसानों से वो धोखा किया है। और जो किसान है हरियाणा में धान की बुआई है उसका सीज़न है वो चला हुआ है, जिसके चलते किसानों को खाद की खासी है किल्लत का सामना है वो करना पड़ रहा है। और भी तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज सतपाल पहलवान जी से हम बातचीत करने के लिए पूछे। पहलवान जी, स्वागत है आपको। धन्यवाद धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तमाम आपके व्यूअर साथियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके नमस्कार। जो प्रश्न आपने किया कि माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो बयान दिया कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने गोपाल कांडा के साथ समझौता किया और मिली भगत का आरोप जो इन्होंने लगाया है, धीरज जी आज की बात नहीं। जो ये कहते हैं ना कि किसानों के साथ धोखा किया, हरियाणा पंजाब तमाम उत्तरी भारत का जो किसान था वो 13 महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर बैठा रहा। तब दीपेंद्र हुड्डा जी ने त्याग पत्र देने का साहस क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा था लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। तो दीपेंद्र हुड्डा जी बात तो बड़ी बड़ी कह देंगे, बात कहने में कोई जाता तो है नहीं। मैं भी बड़ी बात कह दूंगा। पूरे भारत की राजनीति में अगर आप देखोगे झांक करके तो केवल वाहिद एक चौधरी अभय सिंह चौटाला ऐसे शख्स थे जिन्होंने विधानसभा के अंदर भी जिनके बच्चों ने भी कैंप लगाने का काम किया, किसानों की लड़ाई में खड़े रहे और जो बात उन्होंने कही उस बात को उन्होंने चरितार्थ किया। और दीपेंद्र हुड्डा जी के पिताजी श्री भूपेंद्र हुड्डा जी उस चुनाव में गए थे और वो वीडियो निकाल करके दीपेंद्र जी देख लें। बाई इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि जब चौधरी कांडा मेरे मित्र हैं, जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी चुनाव लड़ रहे थे तो पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने राजनीतिक विरोधी पार्टी थी वो अभय सिंह वर्सेस ऑल हरियाणा पार्टी थी और वो चरितार्थ भी हुआ। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने बिल्कुल मंच के ऊपर खड़ा होकर ये बात कही थी कि गोपाल कांडा मेरे मित्र हैं भाई, देख लेना। तो इस बात का आप क्या मतलब निकालोगे? मिली भगत दीपेंद्र हुड्डा जी हर करके करने की राजनीति करते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी न कभी मिली भगत की राजनीति करते और न कभी करने का काम किया। फिर उससे भी बड़ी बात, जो अर्जुन चौटाला जी हमारे रानिया से विधायक हैं, उनका एक साथी इंटरव्यू ले रहा था। तो जब वो इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि भाई या तो इस बात का जवाब आदरणीय मनोहर लाल जी ने, भाई उन्होंने अगर मेरी मदद करी और अपने कैंडिडेट को हराया तो उस बात को एक्सेप्ट मनोहर लाल जी करें और या फिर इस बात को चरितार्थ करो। आक्षेप लगाना कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है राजनीति की बातों में। धीरज जी, मिली भगत करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के दीपेंद्र हुड्डा जी भूपेंद्र हुड्डा जी ने किया है। पूरा हरियाणा प्रदेश इस बात का गवाह है, टोटल मीडिया इस बात का गवाह। भाई 70 सीट आएंगे हरियाणा में, फिर वो सीट ना आने का कारण क्या था? और उस बात को छुपाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, उस बात को छुपाने के लिए ईवीएम पर दोष मंडने का काम किया। जहां कांग्रेस जीत गई वहां ईवीएम ठीक थी, जहां कांग्रेस हार गई। ये क्यों नहीं मानते कि हमने जानकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भगत कर करके गलत टिकट बंटवारा करने का काम किया, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रदेश में सरकार तिबारा बनी। तो अभय सिंह चौटाला जी थोड़ा ही बनवाई थी सरकार जी पूरा हरियाणा प्रदेश ये कह रहा था, तराई तराई कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। और उसके बावजूद भी आप 37 सीट पर खड़े हो जाते हो। आप जिसकी टिकट काटते हो वो कैंडिडेट 53 हजार वोट लेकर के खड़े हो जाते हैं और जिनको आप टिकट दे रहे हो वो 10-11 हजार पर सिमट के खड़े हो जाते हैं। तो ये तो इस बात को चरितार्थ करता है कि मिली भगत तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी ने करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने का काम। पहलवान जी, लोकसभा चुनाव 2024 में जब हुआ हरियाणा में, इंडिया गठबंधन
कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने मिलकर के बनाया बीजेपी के खिलाफ। उस समय अभय चौटाला इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कह चुके थे, लेकिन उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल है वो नहीं किया गया। हरियाणा की जनता ने भी बाद में ये माना कि इंडिया गठबंधन में अगर अभय सिंह चौटाला होते, इनेलो पार्टी अगर होती, तो कांग्रेस पार्टी 5 की से भी ज़्यादा सीटें हैं वो हरियाणा में जीत सकती थी। इसके बजाय आम आदमी पार्टी को गठबंधन में है शामिल किया गया, कुरुक्षेत्र की सीट दी गई और ये तय माना जा रहा था कि अगर अभय सिंह चौटाला इंडिया गठबंधन में आते हैं तो कुरुक्षेत्र की सीट पर डेफिनेट गठबंधन है वो जीतेगा। इनेलो गठबंधन में शामिल होना चाह रही थी पहलवान जी, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम इनेलो है। ये आरोप मैंने पहले भी आपको कहा धीरज जी, आरोप कोई किसी पर भी लगा सकता है। बी टीम जब इंडिया अलायंस है और इंडिया अलायंस का हिस्सा आम आदमी पार्टी भी थी, लोकसभा में तो आपने गठबंधन कर लिया आम आदमी पार्टी के साथ, फिर विधानसभा में आपने क्यों नहीं किया? आम आदमी पार्टी आपके द्वार पर खड़ी थी, कांग्रेस के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के गेट पर खड़ी थी कि भाई हम इंडिया अलायंस के हिस्सेदार हैं और हमारे को हरियाणा प्रदेश में आप सीट दो। हरियाणा प्रदेश में अगर चौधरी अभय सिंह और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लोकसभा में भी अगर समझौता करते तो 5 नहीं 7-8 सीट के करीब आनी थी। लेकिन बीमारी तो फिर वही आ जाती है धीरज जी कि मैं नहीं तो मेरा लड़का, मेरा लड़का नहीं तो कोई भी नहीं। और ये कभी नहीं चाहते हैं कि कभी भी कोई भी दूसरा किसान परिवार इस हरियाणा प्रदेश की राजनीति में ऊपर आने का काम करे। इसी बात को लेकर के तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने उदाहरण भी दिया अपनी बात में, जब बाई इलेक्शन था चौधरी अभय सिंह ने कुर्बानी करी थी उस टाइम पर। कोई आदमी ये साहस नहीं कर सकता कि भाई तू अपनी विधानसभा से, कोई आदमी पंचायत की मेमोरी से रिजाइन नहीं दे और स्टेज पर आप संदेश देने लग रहे हो भाई कांडा मेरी सरकार में मंत्री भी रहा है, कांडा मेरा अच्छा मित्र भी है और कांडा वो आप भी देख लेना। तो इस बात का मतलब क्या था? सवाल इस बात का है कि ये नहीं चाह रहे थे कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। इनकी सोच केवल इतनी थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, और लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक की बात कहने लग रहे हैं। अब भाई जानबूझ कर आज दिया गया है, किस कारण से दिया गया है, तो जिस बात को देखो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो तो उस बात को मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि जानबूझ करके प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। पहलवान जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो प्रोफेसर संपत सिंह हैं उनके बेटे गौरव सिंह ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि एक बड़ा नेता अपने जलसों में बीजेपी, INLD, JJP, बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों को वोट काटू और बीजेपी की बी टीम है वो बता रहा था, लेकिन जब चुनाव आए और सत्ता थाली में सजाकर आई तो उसके बाद नेता ने सत्ता को ही काट दिया। किसकी तरफ इशारा है आप मानते हैं? ये इशारा सीधा सीधा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार पर है। इशारा क्या, ये तो सीधा आक्षेप है। प्रोफेसर संपत सिंह जी जिस टाइम में इस प्रदेश के होम मिनिस्टर होते थे और प्रोफेसर संपत सिंह जी इस प्रदेश के वित्त मंत्री भी रहे, गृह मंत्री भी रहे और अनेकों विभाग IPM भी रहे, उनके पास जब इस परिवार का हरियाणा की राजनीति में इतना बड़ा बोलबाला नहीं था। लेकिन वही आप जो दूसरों पर आक्षेप लगाते हैं ना, वो कृपया अपनी गिरबान में झांक कर देख लें। प्रोफेसर संपत सिंह जी एक इतने सुलझे हुए और पढ़े हुए नेता थे और उस नेता को भी इन्होंने जलील करने का काम कराया। उसकी टिकट बार बार काटी गई, जबकि आज तक हरियाणा प्रदेश की राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में, चलो वो आज दूसरे दल में है प्रोफेसर संपत सिंह जी, पहले लोक दल में थे, आज तक उनकी छवि जो है ना वो बेदाग और बिल्कुल बेबाक प्रकार की रही है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रोफेसर रहे हैं, लंबा राजनीतिक उनका जीवन रहा, अनुभव उनका रहा है। उन्होंने भी मेरी तरह से बात उठाई थी, लेकिन वो बात सुनी तो नहीं गई ना, क्योंकि प्रोफेसर संपत सिंह जी अगर आप गाओगे तो फिर खतरा होता है परिवार को। और इस इसको क्यों ले रहे हो आप? प्रोफेसर साहब को छोड़ दो आप, किरण चौधरी को भगाने का काम किसने कराया? चौधरी बंसीलाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और चौधरी बंसीलाल का इस परिवार के ऊपर बहुत बड़ा एहसान था। उनके परिवार के साथ भी जब ये काम कर सकते हैं, चौधरी धर्मवीर भी कांग्रेस में थे, वो क्यों गए? राव इंद्रजीत भी कांग्रेस में थे, कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस में थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में थे। अब तो बाद में इतनी बड़ी लेगेसी है। दीन बंधु रहबर आजम चौधरी छोटू राम के जो नाती हैं, जो इस हिंदुस्तान के किसानों के मसीहा हुए, उनके नाती भी क्यों छोड़ के गए?
क्या सभी में खोट है क्या? एक आदमी तो सोने का है, बाकी सब रांग है। मतलब सवाल वहीं आके खड़ा हो जाता है धीरज जी। अब बस राजनीति चलेगी तो मेरे कुर्सी के चारों तरफ चलेगी, बाकी कोई किसी भी कृष्ण मूर्ति उठा दिन के अपने परिवार का है, उसको भी क्यों, वो भी क्यों बाहर गए? मतलब अनेक को ऐसे उदाहरण हैं। अब सवाल वहीं आके खड़ा हो जाता है कि लाइन वहीं से शुरू होगी जहां भूपेंद्र हुड्डा खड़ा होगा। और आज प्रजातंत्र है, हर लोग जानते हैं किसने राज खोया, क्यों राज खोया, और जितने भले काम कर रखे हैं उन लोगों का भी पता है। झज्जर का मैं ताजा उदाहरण दे देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जो लोग ये कहते हैं हम किसान हितैषी हैं, झज्जर के अंदर जब हुड्डा सरकार थी, सेक्टर एक्वायर करके झज्जर की मोस्टली सीम को एक्वायर कर दिया गया। झज्जर शहर के वासियों के जितने किसान थे, कौन सा खाली एक सेक्टर 6 को छोड़ करके कौन सा सेक्टर आज डेवलप है? सेक्टर 6 को छोड़ के कोई नहीं। आप बताओ, वो भी पूरा फिलअप नहीं हुआ है। और किसानों की जमीन किस रेट में ली गई? 28 लाख रुपए में। वही जमीन आज 8 करोड़ और 10 करोड़ रुपए के भाव में सिकंदरपुर गांव के अंदर बिक्री में सबूत दे सकता हूं। तो किसानों को मारने का काम तो इनने किया झज्जर के को। और बात करते कि झज्जर हमारा छोटा भाई है, झज्जर हमारा घर है। झज्जर आपका अगर घर है तो फिर झज्जर के किसानों के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया आपने? या तो उस जमीन को आप डेवलप करते। किसान की जमीन तो आपने लेकर गवर्नमेंट को दे दी, उस किसान को जो नुकसान भरपाई कौन करेगा उसकी? जिस किसान की जमीन 28 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आपने लेकर हुड्डा को दे दी, और वही जमीन आज 10 करोड़ के रेट में झज्जर की सीम में बिक रही है, तो वो जिस किसान की जमीन एक्वायर हुई वो तो मर गया बेचारा। तो आपके सेक्टर भी डेवलप नहीं हुए, जमीन ऐसे की ऐसी पड़ी, लोग गौण लग रहे हैं उसको। तो ये केवल एक सोची समझी रणनीति थी। अगर इनको रगड़ना है तो इस किस्म से रगड़ो, और ये बताते हैं हम किसानों को हितैषी हैं। 22 लाख 23 लाख रुपए के हिसाब से, ये आपके क्वेश्चन से अलग मैं बात बता रहा हूँ। SEZ में जमीन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो जमीन एक्वायर हुई, उस जमीन में किसानों को 22 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मिला था, और आज वही जमीन किसानों को 90,000 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब में प्लॉटिंग में मिल नहीं रही। क्या लग गया उसके अंदर? अब उसके अंदर सोना पैदा होने लग गया। पूरे झज्जर जिले का नाश ठा कर रख दिया। ये कोयले की भट्टी तो झज्जर में लगा दी, एजुकेशन को नहीं दी, 2 प्लांट लगा दिए, अधिकतर लोग टीपी हो रही है, झाड़ी झामरी झासवाल, परेशान है लोग, बार बार आवाज भी उठाते हैं। इसके अलावा झज्जर को क्या देने का काम किया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने? केवल किसानों को मारने का काम कराया। सबसे बड़ा धोखा किया गया हमारी बादली बेल्ट के साथ। बादली गांव की जो जमीन थी उसमें कम से कम, अगर मैं ठीक हूँ तो 8-10 हज़ार एकड़ के समथिंग जमीन उस टाइम में लोगों की एक्वायर हुई है, रिलायंस ने ली है। और वही जमीन आज रिलायंस सेक्टर बना करके उसको 70-80 हज़ार रुपए गज के हिसाब से बेच रही है। वो किला अगर उसकी एकड़ भी निकालोगे, आप मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, तो वो किला जो 1 एकड़ जमीन जो 25-30 करोड़ के आसपास जाकर के बनती है। उन लोगों को क्या मिला? बात करते हैं किसान हिमायती को, एक नई नहर में आपने झज्जर को दी हो, एक कोई एजुकेशन सोसाइटी आपने झज्जर को दी हो, एक को नया मेडिकल कॉलेज आपने झज्जर को बड़ा बना के दिया हो, झज्जर में आपने कोई भी नई सुविधा देने या कोई उद्योग लगाने का काम करते। ये सोच थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, और वो सरकार चली गई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बादली के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया बनाना चाह रहे थे। अगर उस टाइम पे इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर हो जाता तो आज बादली क्षेत्र का किसान, झज्जर का जिले का किसान करोड़ों का मालिक होता। लेकिन सरकार चली गई, और सरकार जाने के बाद में इन्होंने फिर अपना मिलकर रिलायंस के साथ में और ऐसा काम कर दिया कि ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे, न खुदा ही मिला है विशाल जन्म। कल पहलवान जी इनेलो की कार्यकारिणी की बैठक है वो हुई है जी, जिसमें फैसला हुआ कि रोहतक में अब की बार चौधरी देवीलाल का सम्मान समारोह है वो मनाया जाएगा सितंबर में। एक ऐसे समय में पहलवान जी जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति के ऊपर क्वेश्चन मार्क पूरे हरियाणा में लग गए हैं, ऐसे में एक समय में होता था चौधरी देवीलाल का गढ़ है और रोहतक कहा जाता था, बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ यहाँ पर कहा जाने लगा। तो क्या बड़ी सेंध की तैयारी रोहतक के हुड्डा परिवार के गढ़ में है, इनेलो कर रही है तैयारी? धीरज जी, सेंग लगाने से नहीं लगती। पब्लिक जनता जो हो सब जानती है, वो शीशा है, वो अच्छे को भी पहचानती है। जो नकली चेहरे लगा के घूमते हैं, मुंह खोटा जो नकली लगा घूमते हैं, उनको भी पहचानती है। और ये रोहतक, सोनीपत, झज्जर या कहीं की बात नहीं है। चौधरी देवीलाल
वाहिद इस देश में चोई छोटूराम चोई चरण सिंह के बाद में एक ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने पूरे समाज को साथ लेकर के चलने का काम किया। ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि इस पूरे भारतवर्ष का किसान, कमेरा, छत्तीस बिरादरी के जो व्यक्ति थे, वो चोई देवीलाल को जो ताऊ की उपाधि दी गई, उनके जो सामाजिक कार्यक्रम थे वो राजनीतिक कम थे, सामाजिक ज्यादा थे, समाज को बड़ा मानते थे। और आज भी हर आदमी के दिल में चोई देवीलाल के प्रति श्रद्धा है। और राजनीतिक पार्टियां तो कहीं ना कहीं रैली तो करती हैं। ये डिमांड थी झज्जर रोहतक के लोगों की कि भाई अब की बार चौधरी साहब का जन्मदिन कई साल हो गए, 8-10 साल के करीब हो गए, और चौधरी देवीलाल तो पूरे हरियाणा प्रदेश के 176 भारत देश के 176 नेता थे। तो ये डिमांड रोहतक झज्जर के कार्यकर्ता साथियों की थी, लोगों की भी आवाज थी कि भाई अब की बार रोहतक में रैली करनी चाहिए। तो पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने मिलकर ने और ये डिसीजन लिया कि भाई आने वाले 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्मदिन को हम जिस भव्य रूप से मनाते हैं, क्योंकि चौधरी देवीलाल तो अवतार पुरुष थे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो जहाँ से भी चले गए उन्होंने कभी जात देखी, न पात देखी, न धर्म देखा, न बिरादरी। जिस प्रकार से आजकल की ये छोटे आक्षेप लोग लगाते हैं अगर ये फलाना ये है, उन्होंने कभी न तो गलत आक्षेप किसी पर लगाया, न उन्होंने कभी अच्छी राजनीति की। वो पारदर्शी राजनीति करते थे, सर्व बिरादरी को साथ लेकर चलने का काम करे थे। और इसीलिए पार्टी ने ये डिसीजन लिया कि भाई आने वाली 25 सितंबर को अब की बार पूजनीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का जो जन्मदिन है वो रोहतक की धरती पर मनाया जाएगा। इस हरियाणा प्रदेश की राजनीति को ये रैली होने के बाद आपको नई दिशा और दशा देने का काम ये रैली करेगी और लाखों की संख्या में लोग इसमें पहुंचेंगे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का किसान एक बार लोगों को आजमाता है। बड़े बड़े नहीं रहे, सदा किसी की नहीं चली, रावण शरीफ के व्यक्ति की भी नहीं चली। अभिमान का भगवान का बैर होता है। जिस आदमी में अभिमान ज्यादा हो जाएगा उसको परमात्मा अपने आप आईना दिखा देता है। और वो हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार चढ़ती नहीं। अब की बार प्रदेश की जनता ने पूरा मौका दिया था, पूरा मौका दिया था। मेरे 35-36 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा अवसर मैंने किसी पार्टी में शायद चौधरी देवीलाल के बाद देखा। तो अब की बार वो कांग्रेस पार्टी की, और वो कमी रही तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की रही। और बाकी हरियाणा प्रदेश की जनता ने इनकी मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, केवल अभिमान इनको लेकर बैठ गए। पहलवान जी, कल बीजेपी की भी मीटिंग है, वो हुई है। 9 महीने का जो कार्यकाल है उसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी मीटिंग है वो की है। आप इस 9 महीने के बीजेपी के कार्यकाल को, नायब सिंह सैनी के 2.0 कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि किसान हैं वो, खाद उन्हें मिल नहीं रही है। पहलवान जी, 3-4 दिन पहले जो CET का पेपर हुआ था उसमें 13 से 14 लाख जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उन्होंने पेपर है दिया था। बेरोजगारी अपने चरम पर है, क्राइम है, आए दिन मर्डर है, वो व्यापारियों का, आम लोगों का है, वो हो रहा है। इस कार्यकाल को आप किस प्रकार देख रहे हैं पहलवान जी? मैं इस कार्यकाल को ऐसा है, देखो पार्टी प्रजातंत्र है धीरज जी, हर नेता को अधिकार है, हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपनी पार्टी के प्रति काम करे। वो उनकी अपनी पार्टी का फैसला है। कानून व्यवस्था के मामले में जो सैनी साहब का कार्यकाल रहा वो बिल्कुल फेल है, मेरे कहने की बात नहीं। आप रोज अखबार उठा करके देख लो, प्रदेश के अंदर जिस किस्म के हालात हैं, चाहे दुराचार के हों, चाहे हत्याएं हों, चाहे बलात्कार हो, चाहे डकैती हो, चाहे चैन स्नैकिंग हो, जो प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बिल्कुल नकारा है। जहां तक रोजगार की बात है, CET का टेस्ट तो आपने ले लिया और प्रदेश के 14 लाख बच्चों ने भी मेहनत कर वो टेस्ट दे दिया। उस टेस्ट से क्या बच्चों को रोजगार थोड़ा मिल जाएगा? आप जब तक जॉब विकसित नहीं करोगे, रोजगार विकसित नहीं करोगे, रोजगार के नए साधन बनाने का काम नहीं करोगे, उसका रोजगार नए सृजन करने का तो आप काम कर नहीं रहे, खाली पेपर लेकर लोगों को बहका रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है धीरज जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक बात कहा करते, एक बच्चा रोने लग गया, वो कहने लगा कि बोले गुड़ लूंगा, और वो आस पड़ोस में भी गुड़ नहीं मिला, रात का समय था। तो एक समझदार सा व्यक्ति आ गया, वो कहने लगा बोला बच्चा क्यों रोने लग रहा है? बोला गुड़ मांग रहा है जी। बोला दे दो फिर इसको। बोला है नहीं जी। तो उस समझदार व्यक्ति ने उस बच्चे को उठाकर टांट के ऊपर बैठा दिया। तो वो गुड़ को तो गया भूल, और उसने नर रोना भी भूल गया और कहने लगा बोला जी मैंने नीचे उतार दो जी, मैंने नीचे उतार। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल दिशा भ्रमित करके रोज युवा साथियों को रोजगार के अवसर ना दे करके एक नए स्टैंड पर खड़ा करने का काम कर देती। अभी पीछे नौकरी निकाली गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी कैंसिल कर दी गई। अब भर्ती जो कौशल रोजगार था, वो कौशल रोजगार भी के बच्चे भी निकालने का काम इन्होंने कराया।
सवाल इस बात का है जब तक आप प्रदेश की 10 अच्छा उसके अंदर भी एक और बड़ी बात है कि हमारे प्रदेश के बच्चे कम लग रहे हैं, दूसरी स्टेटों के बच्चे ज़्यादा लग रहे हैं। क्या दूसरी स्टेटों के बच्चे ज़्यादा पढ़ाई में ज़्यादा होशियार है क्या? अगर हरियाणा प्रदेश के बच्चों को अधिकार ही नहीं है कि उनको हरियाणा उनके अपने प्रदेश में नौकरी मिले। ये चीज़ सरकार इस मोर्चे पर भी, जहाँ तक किसानों की आपने बात करी है, किसान तो मंत्री जी आए थे, मंत्री जी का बयान भी मैंने पढ़ा था, कृषि मंत्री जी हैं अपने, उन्होंने कहा था कि भाई खाद का हम इंतजाम करेंगे, डीएपी के लिए किसान तराई तराई कर रहा है, यूरिया के लिए किसान तराई तराई कर रहा है। मतलब एक भी वर्ग तो स्वर्ग ऐसा नहीं है कि जो इस सरकार से संतुष्ट हो। हाँ, सरकार जरूर संतुष्ट है अपनी मन मर्जी से, क्योंकि अपने मन मियाँ मिठू कोई भी बन लो, सरकार हर बात में कहती है विकास 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 विकास। हमने तो झज्जर जिले में तो कहीं नजर आया नहीं धीरज जी, और आप भी पत्रकार और खोजी पत्रकार हो, आपने कहीं नजर आता हो तो मेरे को मालूम नहीं इस बात का। लेकिन 9 महीने के कार्यकाल में मैं ये मान के चलता हूँ सरकार ये बताने का काम करे कि भाई हमने हरियाणा प्रदेश के इतने बेरोजगार साथियों को नौकरी के नए अवसर प्रदान करें। और मैं बार बार एक बात और भी कहता हूँ, कौशल रोजगार को सरकार को हटाना चाहिए। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ये तो उनके आत्मसम्मान पर ठेस है। जो लड़का PhD है, जो लड़का MPhil है, वो क्या इसीलिए डॉक्टरेट की उपाधि लेता है क्या? तू एक चपड़ासी की नौकरी करने के मजबूर बाध्य होगा, अभी मजबूर होगा तू। जो बच्चे अच्छे स्टैंडर्ड के बच्चे, उनके लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करो। दुनिया भर के पद खाली पड़े, सरकार को निकालने चाहिए। ये CET का टेस्ट तो होगा, सरकार ये भी तो बताने का काम करे ना भाई की भर्ती कब होगी। कह रहे हैं जल्दी 1 महीने के बाद। जल्द तो ये महीना आना ही नहीं ना, रिजल्ट आने के बाद करेंगे। रिजल्ट तो आ जाएगा, रिजल्ट तो पहले भी आए हैं, क्या पहले रिजल्ट नहीं आए धीरे जी? लेकिन सरकार ये निश्चित तौर पर बताने का काम करे कि 2 महीने के अंदर हम लगा देंगे, 3 में लगा देंगे, 4 में लगा देंगे, इतनी वैकेंसी हम लगा देंगे। जो खाली लॉलीपॉप पकड़ा दो और बच्चे चूसते रहेंगे, अपने खुश रहेंगे, ये सरकार का काम। आखिरी सवाल है पहलवान जी मेरा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा है स्वास्थ्य कारणों के चलते है वो दे दिया है। ना तो उन्हें कोई फेयरवेल पार्टी है दी गई, ना ही सम्मानजनक विदाई है उन्हें दी गई। किसी भी बीजेपी के जो जाट नेता है या किसान समाज से जो नेता हैं, उनकी ये हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ना ही जो प्रदेश और देश की जो जनता है वो हजम कर रही है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर। आप इसे किस प्रकार देख पा रहे हैं? ऐसा है, मैं और मेरी पार्टी, हमने कभी कास्टिज्म की राजनीति हमारी पार्टी ने करी ना हमने करी। हाँ, एक उपराष्ट्रपति के नाते और भारतीय जनता पार्टी के इतने वफादार सिपाही होने के नाते, जिस प्रकार से पश्चिमी बंगाल में धनखड़ जी को गवर्नर बनाया गया, तब धनखड़ जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, क्योंकि सीधे मुख्यमंत्री से टकरा रहे थे, और फिर इनको प्रमोशन करके उपराष्ट्रपति बना दिया गया। बीमार होते तो धनखड़ साहब का कोई तो हालचाल पूछने जाता, केंद्रीय मंत्री जाता, प्रधानमंत्री जी जाते, या क्योंकि नंबर 2 के नागरिक हैं धनखड़ जी। और भारतीय जनता पार्टी में क्लियर कट आपको एक शब्दों में एक ही बात कह देता हूँ, हो सकता है किसी साथियों मेरी बात बुरी भी लगे, ये केवल एक जाट कम्युनिटी के नहीं, किसान जो वर्ग है उस किसान वर्ग की धुरविरोधी भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि उसके पीछे उदाहरण भी आपने अनेक देख लिए, जब बैक आने का टाइम आ जाता है तो बैक आ लेते हैं। 13 महीने तक किसान बैठा रहा देश का बॉर्डर के ऊपर। अगर किसान हिमायती होती, ठीक है, धनखड़ साहब का जन्म जाट कम्युनिटी में हो गया और वो किसान परिवार से हैं, लेकिन अकेले धनखड़ साहब के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मैं नहीं मानता। मैं ये मान कर चलता हूँ कि जितना किसान वर्ग इस देश के अंदर है, चाहे वो अहीर है, सैनी है, गुज्जर है, राजपूत है, एनी अदर कास्ट, कोई भी साथी है, उस किसान की सबसे बड़ी विरोधी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। बात करने के लिए पहलवान जी थैंक यू। तो सतपाल पहलवान जी थे। तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभय सिंह चौटाला और इनेलो पार्टी पर जो आरोप लगाए थे, उसमें पहलवान जी ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, इनेलो पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो रही थी, तब किसने रोका था। और पूरे हरियाणा में पहलवान जी कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा में ये चर्चा है कि जो कांग्रेस की लहर थी और पूरे हरियाणा की जनता में ये था कि अब की बार कांग्रेस की सरकार है वो पूरे बहुमत से है बनने वाली है, लेकिन बीजेपी को थाली में सजाकर राज है वो किसने दिया। किसानों के ऊपर हमने बात की, युवाओं के रोजगार के ऊपर हमने बात की, तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। फिलहाल के लिए शुक्रिया।